नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। आज की दुनिया अर्ध सत्य की दुनिया है या कहें कि पोस्ट ट्रुथ की दुनिया है। लाल किले से प्रधानमंत्री मोदी ने एक वादा किया। उन्होंने कहा कि अगले 3 साल में भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। और प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि जब मैं सरकार में आया था तो ये अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे 10वें नंबर की अर्थव्यवस्था थी। अब जब प्रधानमंत्री कहते हैं तो पूरी दुनिया देखती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया पे छाने का इंतज़ाम कर लो, हमें दुनिया पे अपनी हुकूमत जमानी है। ठीक है, आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये रायता है क्या तीसरी अर्थव्यवस्था का, पांचवी अर्थव्यवस्था का। क्योंकि कांग्रेस पार्टी तो कुछ और कह रही है। वो ये कह रही है तो अपने आप ही हो जाएगी, मोदी जी अगर सोते रहे तब भी हो जाएगी, या कोई आदमी दूसरा आके सो जाए तब भी हो जाएगी। तो क्या ये मुमकिन है? तो इसको लेकर दुनिया भर के एक्सपर्ट्स ने अपने कैलकुलेटर, अपने कंप्यूटर, अपने दिमाग चलाने शुरू कर दिए हैं। फाइनेंशियल टाइम्स का एक एनालिसिस भी आ गया है और आज हम समझेंगे कि ये पूरा का पूरा मसला अर्थव्यवस्था का है क्या। आपको भी आसानी होगी समझने में, ताकि अगली बार कोई भाषण दे तो आप झट से पकड़ लें। मैं अभी आया। मोदी जी ने कहा कि जब हम आए थे तो हम 10वें नंबर की अर्थव्यवस्था थे जब हम सरकार में आए थे, और अब हम 5वें नंबर की हो गए हैं और आने वाले समय में हम तीसरे नंबर की हो जाएंगे। तो ये जो अर्थव्यवस्था का रायता है, पहले हम ये समझें कि इसको हमको कौन तय करता है कि भैया ये अर्थव्यवस्था पहले नंबर की है, दूसरे नंबर की, तीसरे नंबर की है। तो ये काम करती है वर्ल्ड बैंक की एक संस्था, और वो कंपेरेटिव एनालिसिस करती है। उसका काम ही ये है कि वो सारी अर्थव्यवस्थाओं की तुलना करती है और तुलना के आधार पर वो ये बताती है कि कौन सी अर्थव्यवस्था नंबर आई है, दूसरी पे आई है, तीसरे पे आई है। मोदी जी ने जो कहा था उसमें कहा था कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत की भूमिका को अनदेखा करना मुश्किल हो गया है। चीन को पार करके सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश हम बन चुके हैं, और भारत की अर्थव्यवस्था का IMF ने कहा है कि 6% की रफ्तार से विकास होना चाहिए, और देश को चीन के विकल्प के रूप में देखा जा रहा है। अब हम पहले अगर फैक्ट चेक पे जाएं तो मुझे ऐसी कुछ अखबार की क्लिपिंग मिली हैं, 2014 की खबरें हैं, जिसमें ये बताया गया है कि भारत तीसरी अर्थव्यवस्था बन गया है। 2011 में भी तीसरी अर्थव्यवस्था बन गया था। तो जब हम तीसरी अर्थव्यवस्था से पहले से ही हैं तो मोदी जी 10वीं क्यों बता रहे हैं? और 10वीं से अगर वो 5वीं हुए तो वो तो पहले तीसरे थे। तो इसको भी हम समझेंगे, लेकिन पहले हम समझ लेते हैं कि फाइनेंशियल टाइम्स ने इस पर क्या कहा है, फिर हम इस अर्थव्यवस्था की डिटेल को समझेंगे, इसके दांव पेच समझेंगे। फाइनेंशियल टाइम्स ने कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कई पॉजिटिव चीज़ें हैं, जिसके कारण अर्थव्यवस्था में एक तो पॉजिटिव सेंटीमेंट है, आशावाद है। वो क्यों है? उसकी वजह यह है कि काफ़ी जो है स्टॉक मार्केट में बढ़ोतरी हुई है, क्योंकि विदेशी लोग यहाँ शेयर खरीद रहे हैं। एक तो वजह यह है। दूसरा यह है कि चीन +1 नीति जो है अमेरिका की, अब चाइना +1 नीति क्या है? सप्लाई लाइन क्राइसिस बहुत सारे हुए हैं बीच में। चीन को का जो सामान था वो चीन ने अमेरिका को सोच समझ के देना शुरू कर दिया है। कभी भी कोई भी चीज़ अटका लेता है, कोई चीज़ बढ़ा देता है, एक सप्लाई कम कर देता है। अब आपका ऊपर से चल रही है अच्छी खासी अर्थव्यवस्था, और जो चढ़ रहा था अमेरिका को ग्लूकोज चीन से, उसको उसने बंद कम कर दिया। अब मरीज़ तड़पना शुरू होता है, फिर बढ़ा देता है। तो उसने क्या किया है कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था को अपनी सप्लाई लाइन के मैनेजमेंट से रेगुलेट करना शुरू कर दिया। वो कह देता भैया हमारे यहाँ तो 0 टॉलरेंस है कोविड पे, तुम ही ने तो कहा दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी है कोविड, अब झेलो। हमने बंद कर दिया अपना शहर। अब जिस शहर से माइक्रोचिप बनते थे वो बंद कर दिया, तो अमेरिका को मिलने बंद हो गए। तो धीरे धीरे अमेरिका को ये समझ में आया कि यार हमने तो चीन को समझा था एक ऐसा आर्थिक उपनिवेश कि जो पॉल्यूशन फैलाने वाली, ज़्यादा मेहनत जिसमें लगती है, मुनाफा जिसमें कम होता है, वो सब इंडस्ट्री चाइना को भेज दो, वहाँ से आ जाएगा, मोटा माल वाले काम में हम रहेंगे, अमेरिका ने सोचा। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि वो चीन ने
सारी की सारी निर्भरता अपने ऊपर कर ली। अब ये जो कोविड काल और दूसरे समय आए उसमें सप्लाई लाइन क्राइसिस बहुत बड़ा था। अभी बाइडेन ने, जब मोदी जी गए थे चीन, तो बाकायदा यही चर्चा हुई थी कि भैया सप्लाई लाइन में एक दूसरा पार्टी भी होनी चाहिए, चाइना प्लस वन, जहां से ज़रूरत पड़ने पे और कमी होने पे हमको माल मिल सके। यानी चीन के विकल्प के तौर पे अमेरिका भारत को तैयार कर रहा है, इसमें हमारी सरकार की कोई भूमिका नहीं है। अमेरिका चाहता है और इसलिए वो बहुत सारी फैक्ट्रियां जो चीन में हैं उनको चाहता है भारत में आ जाए। इसलिए फाइनेंशियल टाइम्स को लगता है कि आने वाले समय में हो सकता है कि भारत के लिए कुछ बेहतर स्थितियां बने। ये हुई सकारात्मक बातें। और उन्होंने ये भी कहा कि भारत सरकार ने अच्छी तरह से प्रतिबद्धता दिखाई है, भारत ने लंबे समय से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया है और बेहतर काम किया। आप जानते ही हैं हमारे देश में शताब्दी एक्सप्रेस जैसी तेज़ रफ्तार ट्रेनें चली, हमारे देश में एक्सप्रेस वे बन गए बहुत सारे। आगरा से आपके लिए दिल्ली पहुंचना कितना आसान हो गया था, दिल्ली से लखनऊ पहुंचना कितना आसान हो गया था। तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर में भारत में काम किया है, अब भी बहुत सारे भारतमाला प्रोजेक्ट चल रहे हैं जिन पे घोटाले की बातें आ रही हैं, तो उसको वो कह रहे हैं कि ये एक बेहतरीन इन्होंने एनवायरनमेंट दिया है बिजनेस के लिए, इसलिए एफडीआई भारत में आ सकता है, यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी विदेशी कंपनियां भारत में कारोबार कर सकती हैं। ये सकारात्मक चीज़ें बताई हैं जिनके आधार पर मोदी जी उम्मीद बांध सकते हैं। लेकिन फाइनेंशियल टाइम्स इससे ज़्यादा दिक्कतें ऐसी बता रहा है जो भारत की अर्थव्यवस्था के लिए हमारी कमियां हैं। उनका कहना है कि हमारे यहाँ पे आर्थिक सीमाएं हैं। उनका कहना है कि जिस तरह से धोखाधड़ी और ख़राब स्टॉक प्रबंधन का जो घोटाला कथित तौर पे आया था सामने अडानी हिंडनबर्ग का, और उसमें लिख रहा है कि अडानी समूह जिसका मोदी जी से गहरा संबंध है, ये लिखा हुआ है, वो जो है ये बता रहा है कि शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग ने जो आरोप लगाए थे उसके बाद से पूरी दुनिया को ये लग रहा है कि भारत में जो कुछ दिख रहा है इसके पीछे घपले घोटाले भी हैं। तो आप कहीं पे बिजनेस करने जा रहे हैं किसी भी शहर में, किसी भी मोहल्ले में, और वहाँ पर इतनी ज़्यादा घोटालेबाजी हों तो उस जगह पे आपको पैसा लगाने में डर लगेगा, क्योंकि आपको जो तस्वीर दिख रही है, कुछ तस्वीर ऐसी भी है जो आपको नहीं दिख रही है और वो तस्वीर आपके इन्वेस्टमेंट पे असर डाल सकती है। तो सैकड़ों करोड़ रुपए आपको लगाना है तो आप लगाने में संकोच करेंगे। ये फाइनेंशियल टाइम्स में लिखा है। इसके अलावा यहाँ पे बहुत वीक कॉरपोरेट गवर्नेंस है और ये अपने आप में एक बड़ी समस्या है। अब वीक कॉरपोरेट गवर्नेंस क्या होता है समझते जाइए, थोड़ा टाइम लग जाएगा, कोई बात नहीं। देखिए, एक लोकतांत्रिक देश में कंपनियां भी लोकतांत्रिक तरीके से चलती हैं। जब कंपनी चलती है, अंबानी की कंपनी है, तो अंबानी जो हैं वो उस कंपनी के सबसे बड़े इन्वेस्टर हैं, उस कंपनी को चला रहे हैं। जैसे मोदी जी सरकार चलाते हैं वैसे अंबानी जी कंपनी चलाते हैं। हमारे यहाँ सोच वो सेठों वाली है कि जो कंपनी चलाने वाला है, उसका मालिक है, वो कुछ भी करेगा। लेकिन जब कॉरपोरेट गवर्नेंस होता है, क्योंकि उसमें पैसा सिर्फ अंबानी जी का तो लगा नहीं है, दुनिया भर का इन्वेस्टमेंट लगा है, तो सब चाहते हैं कि कंपनी के जो फैसले हों वो लोकतांत्रिक तरीके से और कंपनी के हित में हों। लेकिन भारत में आप बिजनेसमैन को देखिए, बाबा रामदेव हैं, उनके पास में तमाम सारी बड़ी बड़ी रॉल्स रॉयस ये सब कारें वारें खरीदी हैं। ये पैसा कंपनी का पैसा खर्च किया जा रहा है। बड़ा बड़ा अंबानी जी ने अंटीला बना दिया, अभी अडानी जी का भी कुछ ऐसे ही बनने वाला है। तो ये जो चीज़ें हैं, इसके कारण क्या होता है कि जो कंपनियां का फेयर कॉरपोरेट गवर्नेंस होना चाहिए, कंपनी को आप संचालक हो कंपनी के और कंपनी के हित के हिसाब से ही काम करोगे। भारत में दिक्कत ये है कि वो बोर्ड में भी 4 लोग घर के ही रख लेंगे, विदेशी कंपनी में भी अडानी साहब के बड़े भाई साहब आ जाएंगे। तो ये इस तरह का सिस्टम है जिसको कहते हैं कॉरपोरेट गवर्नेंस की दिक्कत है कि भारत में स्वतंत्र तरीके से कंपनी का बोर्ड भाग नहीं लेता है। जो इन्वेस्टर हैं वो घर की दुकान की तरह चलाते हैं। ये है इसकी समस्या। तो उनको कह रहे हैं इसके कारण दिक्कतें आ सकती हैं, क्योंकि भारत में जो बिजनेस का गवर्नेंस है वो अच्छा नहीं है, तो विदेशी कंपनियां वहाँ पे पैसा लगाने में संकोच करती हैं। इसलिए ऐसे मत समझिए कि अपने आप की इकोनॉमी में, जैसे कांग्रेस कह रही है, मोदी जी कह रहे हैं, ना, बहुत चुनौतियां हैं आपके सामने। इसके साथ साथ वो ये कह रहे हैं कि
जो विदेशी लोग हैं, जो एफडीआई है, विदेशी कंपनियां आके फैक्ट्रियां लगाती हैं, दूसरे काम करती हैं, वो अब फूक फूक के कदम रख रही हैं। और पिछले कुछ एक साल में तेजी से विदेशी कंपनियां यहां से अपना बिजनेस बाहर ले गई हैं। उसकी वजह यह है कि यहां पर फेवरेटिज्म, अडानी साहब को अगर प्रोजेक्ट मिल रहा है तो दूसरी कंपनी से छिन जाएगा। सरकार कुछ ऐसे नियम बना देगी जो एक कंपनी को फायदा पहुंचाते हों। प्रोटेक्शनिज्म की समस्याएं हैं। अपनी भारतीय कंपनियों को संरक्षण देने के चक्कर में जो आदमी विदेश का आपके देश में पैसा लगा रहा है उसको आप हतोत्साहित करते हो, ये भी फाइनेंशियल टाइम्स ने कहा है। इसके कारण जो विदेशी इन्वेस्टमेंट है, पहली बार 91 में भारत में खुली अर्थव्यवस्था आई थी, सबसे पहली बार एफडीआई भारत में कम हो गया है। अब इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि आप जो बात कर रहे हैं तीसरी अर्थव्यवस्था की, उसके लिए चुनौतियां क्या हैं। इसके साथ साथ एक चीज़ और भी है, भारत में सिर्फ कंपनियां डेमोक्रेटिक तरीके से नहीं चलना चाहिए। अगर देश डेमोक्रेटिक से तरीके से नहीं चल रहा है तो भी बिजनेस कम्युनिटी को चिंता रहती है। क्यों? जिस देश में आप अपना 1000 करोड़, 2000 करोड़, 5000 करोड़ रुपए लगाने जा रहे हो, उस देश में अगर न्याय का शासन नहीं है, उस देश में लोकतंत्र नहीं है और तानाशाही है, तो जिस दिन सरकार से आपकी ट्यूनिंग नहीं हुई, आप सुप्रीम कोर्ट में जाके भी न्याय नहीं ले सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में अब जैसे पिछले दिनों गूगल पे जुर्माना लगा था, गूगल गया ना कोर्ट, वहाँ से उसने राहत मांगी ना, क्योंकि एक भारत में व्यवस्था है, उस पर उसको भरोसा है कि भाई मैं अगर वहाँ पैसा लगा रहा हूँ तो मेरे साथ अन्याय नहीं हो पाएगा, क्योंकि इस देश में डेमोक्रेसी है। लेकिन यहाँ पे ये कुछ बातें ऐसी बता रहा है, ये कह रहा है कि लोकतांत्रिक मूल्यों को लेकर जो चिंता है उसके कारण भी भारत को अपना तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का सपना छोड़ देना चाहिए, क्योंकि इन्वेस्टर भारत में नहीं आएंगे। पैसा उगता थोड़ी है, लोग यहाँ लगाएंगे, फैक्ट्री खोलेंगे, तब तो अर्थव्यवस्था बनेगी। वो बता रहे हैं कि मोदी ने प्रेस की स्वतंत्रता में कमी की है। अब आप इंडेक्स विंडेक्स को झूठ बोल लेते हो, आप टीवी पे जाके बोल लेते हो कुछ नहीं है इंडेक्स विंडेक्स, लेकिन जो इन्वेस्ट करने वाला है दुनिया में, जिसको तय करना है इसके आधार पर, वो इसको देख रहा है। और वो ये कह रहे हैं कि राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को दबाया जा रहा है। और राहुल गांधी का उदाहरण इस आर्टिकल में दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि अपमानजनक टिप्पणियों के नाम पर 2 साल की सज़ा दी गई है राहुल गांधी को। हालांकि इस सज़ा को अब सस्पेंड किया गया है। एक और बात कही है कि यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की रिपोर्ट में भी भारत को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए गए हैं, और भारतीय जो धार्मिक अल्पसंख्यक हैं उन पर हमलों में भी तेजी आई है भारत में बहुत ज़्यादा। और इसको हिंदूवादी राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी लिखा है फाइनेंशियल टाइम्स ने। दुनिया के टॉप के जो वित्तीय अखबार हैं उनमें से एक फाइनेंशियल टाइम्स है, ये लंदन से निकलता है, ठीक है। और उन्होंने कहा कि इसमें चिंताजनक वृद्धि हुई है। ये सब इंडिकेटर आ रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार के दौर में जो हम भारत के लोग हैं, हम देख रहे हैं कि इन सब चीज़ों को सुधारने के लिए सरकार ने कोई काम नहीं किया है। सुधारने के लिए स्वीकार करना होता है। आप मुझसे कहें कि साहब आपका जो है, आप चश्मा बार बार बहुत टिक करते हैं, ठीक है, तो जब तक मैं स्वीकार नहीं करूंगा, आप मुझसे कहेंगे, मैं मानूंगा नहीं कि चश्मा मैं बार बार ठीक करता हूं, तब तक मैं इसको बदलूंगा कैसे। तो सरकार जब तक नहीं मानेगी कि ये सारे के सारे गलतियां हैं, हमारे यहाँ पे प्रेस फ्रीडम की प्रॉब्लम है, विपक्ष को हम दबा रहे हैं, ईडी सीबीआई वीबीआई हम रोज ही बात करते हैं, अल्पसंख्यकों पे हमले बढ़ रहे हैं, तब तक सरकार इसको ठीक कैसे करेगी। और ठीक करना होगा, एक बार जवाब देके, जैसे मोदी जी ने एक बार किसी ज़माने में कह दिया था कि बहुत सारे गौ सेवकों की दुकानें खुल गई हैं, उससे काम नहीं चलेगा ना, आपको सख्ती करनी पड़ेगी। आप देख रहे हैं कि अभी वही गौ सेवकों ने क्या किया नूह में, उसके बाद में बुलडोजर भी आपने चलाना शुरू कर दिया। तो दुनिया देख रही है, आज संचार का ज़माना है, इसके लिए विदेशों में जाके किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। सब लोग नज़र रखे हुए हैं, सबके बात सब सारी दुनिया पर जिसके पैसे लगते हैं ना, 1000 करोड़, 2000 करोड़, 5000 करोड़, हम 5000 रुपये भी किसी को उधार देते हैं, किसी के ऊपर लगाते हैं, किसी के धंधे में लगाते हैं, 25 दफ़ा देख लेते हैं, तो वो लोग भी नज़र रख रहे हैं। तो इससे जो को लेकर जो है वो बहुत ज़्यादा चिंताजनक वृद्धि हुई है, ऐसा उनका कहना है। इसके साथ साथ
उनका कहना है कि भारत को अपने यहाँ पे थोड़ा सा बदलाव करने पड़ेंगे अगर उसको लगता है कि तीसरी अर्थव्यवस्था बननी है। इन हालात में तो बनने का सवाल ही नहीं, ये वो कह रहा है कि जो इंटरनेशनल और घरेलू जो कंपटीशन है उसको स्वीकार करना पड़ेगा। ऐसा नहीं ना ईडी लाके सीमेंट कंपनी पे बिकवा दी, नहीं, कंपटीशन है, खुला कंपटीशन स्वीकार करना पड़ेगा और ये माने कि जो संगठन है, संस्थान है, उनको समर्थन सरकार नहीं करेगी। सरकार सब मुखिया मुखसो चाहिए खान पान को एक। इसके अलावा जो रेगुलेटरी संस्थाएं हैं उनके अंदर विश्वास बढ़ना चाहिए। यानी TRAI है वो ये नहीं देखेगी कि ये विदेशी कंपनी है या देशी कंपनी है, उसने जो अपना नियम बनाए वो इतना न्यायपूर्ण हो कि सबको उस पर भरोसा हो। इसके अलावा जो मैंने अभी आपको बताया कि संरक्षण वाली आदतें छोड़नी चाहिए। भारत जो है अपनी कंपनियों को संरक्षण देने के नाम पे कभी मोबाइल फ़ोन पे रोक लगा देता है, अभी हाल में लैपटॉप पे रोक लगा दी कि डोमेस्टिक इंडस्ट्री बढ़ेगी। ये सब नेगेटिव संदेश देता है। आपने पूरी दुनिया से मोबाइल कंपनियों को बुलाया और अचानक आपने कहा कि 10,000 तक के चाइनीज़ फ़ोन भारत में नहीं चलेंगे, तो इससे जो है एक अविश्वास का वातावरण बढ़ता है। तो अगली बार की वीवो, ओप्पो, रियलमी जो है वो सब 10 बार सोचेगी भाई भारत में पैसा हम क्यों लगाएं, रेडमी क्यों लगाएं। ये चीज़ें इन्होंने, ये फाइनेंशियल टाइम्स ने लिखा है, मैं उसमें कुछ नहीं मिला, मैं आगे आऊँगा अपनी बातें बताने के लिए। और इसमें बहुत सारी बातें की गई हैं। इसमें यह भी कहा गया है कि सामाजिक असहमति और कमज़ोर कानून को सुधारना चाहिए भारत को, और युवाओं की जो स्किल है उसको बेहतर करना चाहिए। स्किल डेवलपमेंट के ढंढोरे पीटने से नहीं होगा, लोगों को ऐसा तैयार करना पड़ेगा कि इंडस्ट्री को लेबर मिले। आज देश में बहुत बड़ी समस्या ये है, आप एक कर्मचारी ढूंढने जाइए आपको नहीं मिलता, और आप सोशल मीडिया पे जाइए या कहीं जाइए, अप्लाई करने वाले आपको 1000 लोग मिल जाएंगे, काम के आदमी से 5 भी नहीं मिलते हैं, क्योंकि स्किल जो है लोगों के अंदर नहीं विकसित हुआ है। तो ये भी वो कह रहे हैं कि आपको अगर तीसरी अर्थव्यवस्था बनना है, जो मोदी जी ने कह दिया है कि वो 5 साल में कर देंगे, उसको करने वाला पिछले 10 साल में कोई उन्होंने काम ऐसा नहीं किया है जो दिखा है। फाइनेंशियल टाइम्स कह रहा है 1991 में जब आपने सुधार किया था उससे बहुत सारी आशाएं थीं, लेकिन अब वो पूरी नहीं हो पा रही हैं। गरीबी में कमी करनी पड़ेगी, और भारत में मिडिल क्लास बढ़ा है, इसमें कोई शक नहीं, और युवा जनशक्ति की वृद्धि देखी गई है। इसके साथ साथ लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता बढ़ाई है। भारत की अर्थव्यवस्था से एक गलत दिशा में जा रही है ऐसा दिखाई दे रहा है। ये जो भी बातें हैं, और इन सब बातों के बाद में मैं आपको बताता हूं कि आगे अर्थव्यवस्था के दांव पेच क्या हैं, जो अब समझने की चीज़ है। भैया तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था है, ये देख लीजिए 2018 में, ये एक मैंने चार्ट आपको लगा दिया है, ये आप देख लीजिए। इसके अलावा जापान को हराकर भारत 2014 का ये खबर की क्लिप है, दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गई है इन टर्म्स ऑफ PPP, वर्ल्ड बैंक। अब PPP क्या है इसको हम समझेंगे। इसके अलावा GDP जो है वो PPP के हिसाब से हमारी वो तीसरी सबसे ज़्यादा है। और 2018 में एक और ख़बर आप देखिए, 7वीं लार्जेस्ट इकोनॉमी पे लुढ़क के आ गई है भारत, ये वर्ल्ड बैंक ने कहा है। और इसके अलावा और भी आप चीज़ें देखिए, तो मैं आपको दिखाता हूँ ये चार्ट। ये 2 चार्ट हैं। एक चार्ट में आप 10वें नंबर पे होते हैं, उसके बाद में आप 2015 में आ जाते हैं, उसके बाद 16 में आप जो है आ जाते हैं 7वें नंबर पे, 15-16 में, और उसके बाद 5वीं अर्थव्यवस्था बन जाते हैं आप 2017 में, और 2018 में फिर से 7वीं बन जाते हैं। ये चार्ट है करंट US डॉलर GDP का, यानी आपकी अर्थव्यवस्था अमेरिकी डॉलर में कितनी है। और दूसरा चार्ट है जिसमें लगातार 2008 से आप तीसरे नंबर पर चले आ रहे हैं, ये अर्थव्यवस्था है PPP। अब PPP क्या है इसको आपको समझना पड़ेगा, इसकी समझने में ही सारी कहानी है। PPP यानी परचेज पावर पैरिटी। अर्थव्यवस्था में इसका भी मिलान किया जाता है कि भैया आपकी अर्थव्यवस्था हो गई $200 की, अब $200 में आपके यहाँ पे पता चला कि 2 ब्रेड आ रही है केवल,
तो इसको आप क्या कहेंगे, $200 की अर्थव्यवस्था या 2 ब्रेड की अर्थव्यवस्था? तो हर देश में जो लोगों की उस अर्थव्यवस्था के अंदर जितने रुपए की आपकी जीडीपी है, उस अर्थव्यवस्था के अंदर आप कितना सामान खरीद सकते हो, इसकी तुलना की जाती है। अभी हाल में आपने पढ़ा होगा 295 रुपये लीटर पाकिस्तान में पेट्रोल हो गया है। हमारे यहाँ पे 295 रुपये, पाकिस्तान में 2। लेकिन अगर आप परचेजिंग पावर पैरिटी पे जाएंगे तो भारत के रुपए में और पाकिस्तान के रुपए में जब आप तुलना करेंगे तो उनका जो पेट्रोल है वो हमसे कोई 15 रुपये लीटर के आसपास ज़्यादा पड़ रहा है। 11 अक्टूबर को पाकिस्तान में पेट्रोल का दाम 224 रुपये 80 पैसे था। अब अगर इसको आप भारत की मुद्रा में कन्वर्ट करेंगे तो ये 85 रुपये 50 पैसे होता है, उस दिन का जो एक्सचेंज रेट था उसके हिसाब से। अब आपके लिए समझना आसान होगा। भारत की जो परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से अगर देखें तो हम 85 रुपये में 1 लीटर पेट्रोल खरीद सकते हैं पाकिस्तान में अपने रुपए से। तो आप देखेंगे कि जो दुनिया भर की मुद्राएं हैं उनकी तुलना करने के बाद में विश्व बैंक एक इंडेक्स निकालता है जो कहलाता है पीपीपी इंडेक्स, यानी परचेजिंग पावर इंडेक्स के हिसाब से, परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से हम भारत के लोग लगातार तीसरी अर्थव्यवस्था बने हुए हैं। अब जो डॉलर के हिसाब से अर्थव्यवस्था के कंपैरिजन की हम बात कर रहे हैं उसमें हम अभी भी 5वीं अर्थव्यवस्था नहीं है। हमको अब आगे जाकर बनना है तीसरी अर्थव्यवस्था। फाइनेंशियल टाइम्स ने हमको बताया कि तीसरी अर्थव्यवस्था का मतलब क्या है, और अगर हम उस हिसाब से तीसरी अर्थव्यवस्था बनते हैं तो पीपीपी के हिसाब से हम नंबर 1 हो जाएंगे। लेकिन भारत को जिस तरफ चल पड़ा है ना पिछले 9 साल में, भाई फाइनेंशियल टाइम्स का निचोड़ यही है, उसे उल्टी दिशा में चलना पड़ेगा। प्रेस को आज़ादी देनी पड़ेगी। जरा सा किसी ने नकारात्मक कुछ बता दिया, जैसे सरकार तो चुनाव मोड में है, अगर उसको लगता है कि भाई हिंदू मुसलमान से फ़ायदा होता है तो वो होने देगी। अगर सरकार को लगता है कि भाई ये आलोचना कर रहे हैं, आलोचना करने से नुकसान हो रहा है, तो वो प्रेस की फ्रीडम का गला घोट देगी। लेकिन दूसरा इंटरनेशनल आदमी जो कह रहा है मैं यहाँ 10,000 करोड़ रुपए लगाऊंगा, यार यहाँ का मीडिया जो सरकार का गुलाम है, कल के दिन मेरे साथ कुछ अन्याय होगा तो मीडिया मुझे मदद नहीं कर पाएगा, मेरे साथ खड़ा नहीं हो पाएगा। तो भाई साहब जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ है ना वो किस तरह आपके अर्थव्यवस्था पर असर डालती हैं उसको अब आप समझ गए होंगे। राजनीति हर चीज़ को प्रभावित करती है और दुनिया देख रही है आपको, और उसके आधार पर दुनिया तय कर रही है कि वो आगे आपके साथ आएगी या नहीं आएगी। और दुनिया आपके साथ नहीं आती है तो तीसरी अर्थव्यवस्था का सपना छोड़ दीजिए, क्योंकि अमेरिका अगर आपको चाइना +1 पॉलिसी के अंदर एक चाइना के विकल्प के तौर पर भी रखना चाहता है, उस स्थिति में भी ये सब काम आपको भारत में करने पड़ेंगे। अमेरिका चाहता है, लेकिन अमेरिका का कॉरपोरेट पैसा तब लगाएगा जब उसको लगेगा भारत में उसका इन्वेस्टमेंट सेफ है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, नीरस नहीं लगा होगा। अर्थव्यवस्था के मामले बहुत टेढ़े होते हैं, मैं सरल करके समझाने की कोशिश करता हूँ। अच्छा लगे तो दोस्तों को भी वीडियो फॉरवर्ड करें। नमस्कार, जय हिंद।